नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 की क्लासेज चल रही थी। पिछली क्लास के अंदर हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस तो स्वरों के वर्गीकरण के करेंगे तथा कुछ क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, ताकि आपको ये क्लास आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको व्यवस्थित तरीके से पीटीटी और बीएसटीसी 2022 की तैयारी करवाई जाएगी तथा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। 29वां क्वेश्चन। दोस्तों, हमने 28 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। तो दोस्तों, 29वां क्वेश्चन है, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। पहला होता है संवर्त, दूसरा होता है अर्धसंवर्त, तीसरा होता है विवर्त और चौथा होता है अर्धविवर्त। इस प्रकार मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, स्वरों और व्यंजनों को जोड़ने पर हिंदी भाषा के अंदर वर्णों की संख्या 44 होती है। दोस्तों, हिंदी भाषा में यदि क्वेश्चन ये आए कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 44 करके आना है। लेकिन दोस्तों, यदि पेपर के अंदर ऐसा आ जाए कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 52 करके आना है, क्योंकि दोस्तों इन 44 के अलावा 8 वर्ण और होते हैं जो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या में आते हैं। दोस्तों, इन 44 के अलावा 2 वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, जिनके अंदर अंग और अह आता है। इसके अलावा दोस्तों 2 वर्ण उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं, जिनके अंदर अड और अड आता है। इसके अलावा दोस्तों 4 वर्ण संयुक्त वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर क्ष, त्र, ग और श्र, ये चारों आते हैं। इस प्रकार दोस्तों इन सबको जोड़ने पर कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द 52। दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद में 31वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। तो आपका स ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर समर्थ स्वर नहीं है। दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है: समर्थ स्वर, अर्धसमर्थ स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। दोस्तों, समर्थ स्वरों के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये पांचों आते हैं। अर्धसमर्थ के अंतर्गत ए और ओ आता है। विवर्त स्वर के अंतर्गत आ आता है, जबकि अर्धविवर्त स्वरों के अंतर्गत ए, ऐ और औ आता है। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर समर्थ स्वर नहीं है। दोस्तों, ई, ऊ और बड़ी ई है, ये तीनों समर्थ स्वरों के अंतर्गत आता है, जबकि आ है ये विवर्त स्वरों के अंतर्गत आता है। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आ विवर्त स्वरों के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा द आ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत ओष्ठ्य ध्वनि है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि आप जब वह को उच्चारित करोगे
तो आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठ आपस में टच होंगे। आप एक बार व को उच्चारित करके देखिए। दोस्तों आपने देख लिया होगा, व को उच्चारित करने पर ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठ आपस में टच होते हैं। तो दोस्तों वह दंत ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। तो आपका ब ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 34वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? दोस्तों ऊपर वाले दांतों के पीछे जो लाइनदार स्थान होता है वो स्थान मूर्धा कहलाता है। यहां से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन कौन सी होती है? दोस्तों ट वर्ग की ध्वनियां, इसके अलावा री, रै और स षटकोण वाला ये सभी ध्वनियां हैं, ये मूर्धा से उच्चारित होती है। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? दोस्तों री, रै और ट है, ये तीनों मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो थ है ये दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। यानी थ दांतों से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापस समझा दूंगा। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर वर्ताकार स्वर नहीं है? दोस्तों ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है वर्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवर्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वर्ताकार हो जाती है वे स्वर वर्ताकार स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वर्ताकार नहीं होती है वे स्वर अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। दोस्तों वर्ताकार स्वरों के अंदर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये चारों आते हैं। बाकी बचे हुए सारे स्वर अवर्ताकार स्वरों के अंदर आते हैं। दोस्तों ऑप्शन के अंदर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ है, ये तीनों वर्ताकार स्वरों के अंतर्गत आते हैं, जबकि ई दिया हुआ है ये अवर्ताकार स्वर है। तो 35वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? दोस्तों उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको यह सब विस्तार से बताया है। लघु स्वरों के अंतर्गत ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री ये चारों आते हैं। बाकी बचे हुए सारे स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऑप्शन के अंदर देखने पर छोटी ई लघु स्वरों के अंतर्गत आता है, बाकी ए, ओ और ऊ है ये सभी दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों 36वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। स के अंदर छोटी ई दिया हुआ है। उसके बाद में 37वां क्वेश्चन, संरचना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? दोस्तों संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनको बनाने के लिए दो स्वरों को आपस में मिलाना पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ए, ओ और औ है, ये तीनों संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जबकि री संयुक्त स्वर नहीं कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा स, री। दोस्तों ए को बनाने के लिए ए या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई को मिलाना पड़ता है। ऐ को बनाने के लिए ए या आ के बाद में ए या फिर ऐ को मिलाना पड़ता है। ओ को बनाने के लिए ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़े ऊ को मिलाना पड़ता है, जबकि औ को बनाने के लिए ए या आ के बाद में ओ या फिर औ को मिलाना पड़ता है। इस प्रकार ए, ऐ, ओ और औ है, ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा स, री। उसके बाद में 38वां क्वेश्चन, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है?
दोस्तों जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्रस्वरों में छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ ये पांचों आते हैं। तो दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई ब ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, ये अग्रस्वरों में आते हैं। स ऑप्शन के अंदर ए और ऐ दिया हुआ है, ये भी अग्रस्वरों में आते हैं। जबकि दोस्तों ए ऑप्शन के अंदर ए और आ दिया हुआ है, तो ये अग्रस्वरों में नहीं आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों ए मध्य स्वरों में आता है, जबकि आ पश्च स्वरों में आता है। तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 39वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे काकल्य कहा जाता है? दोस्तों तालव्य से नीचे का स्थान या फिर कंठ से ऊपर का स्थान काकल्य कहलाता है। या फिर कहें तो मुंह के अंदर एक जो लटकने वाली चीज होती है वो काकल्य कहलाती है। उसे अली जीवा भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से है और विसर्ग की जो ध्वनियाँ होती है वो उच्चारित होती है। तो 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे काकल्य कहा जाता है? तो दोस्तों है और विसर्ग की ध्वनियाँ हैं वो काकल्य से उच्चारित होती है। तो आंसर हो जाएगा द, है और विसर्ग। चलते हैं आगे। 40वां क्वेश्चन, निम्न में से वर्ष्य ध्वनि कौन सी है? दोस्तों वर्ष्य मसूड़ों को कहा जाता है। मसूड़ों से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के अंदर र, न, ल, स और ज ये 5 ध्वनियां आती है। दोस्तों ए ऑप्शन के अंदर ल दिया हुआ है, जो कि वर्ष्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों इसके अलावा व की बात करें तो वह दंत और ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है काकल्य या फिर अली जीवा ध्वनियों के अंतर्गत आता है। और च तालु ध्वनियों के अंतर्गत या फिर तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद में 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तालव्य ध्वनि है? दोस्तों तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के अंतर्गत च वर्ग के वर्ण आते हैं। उसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, य और स संकर वाला ये सभी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों द ऑप्शन के अंदर च दिया हुआ है, तो ये तालव्य ध्वनि कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा द, च। इसके अलावा दोस्तों ल की बात करें तो ये वर्ष्य ध्वनि कहलाती है। वह की बात करें तो वह दंत और ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। और है की बात करें तो है काकल्य या फिर अली जीवा ध्वनि कहलाती है। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? दोस्तों मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के अंतर्गत ट वर्ग के वर्ण आते हैं। उसके अलावा री, र और स षटकोण वाला ये सभी भी मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? दोस्तों र मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।